हमारे चैप्टर का नाम है कंपनी अकाउंट्स, और उसमें भी अकाउंटिंग हम किसकी सीख रहे हैं, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। हमने अभी तक कौन कौन से पॉइंट्स कर लिए। सर सबसे पहला आपने समझाया था कंपनी होता क्या है, व्हाट इज कंपनी। कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो कंपनी में रजिस्टर्ड है, कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है, कंपनी कहलाता है। क्लियर है। फिर सेकंड पॉइंट हमने कहा था कि कंपनी के फीचर्स क्या है। कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन होता है, सेपरेट लीगल एंटिटी होता है, कंपनी में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है, मिनिमम कितने मेंबर होंगे, मैक्सिमम, ये डिपेंड करता है कि किस टाइप्स का कंपनी है। कॉमन सील होता है, परपेचुअल सक्सेशन होते हैं। क्लियर है पॉइंट। हाँ सर ये सारे पॉइंट्स हमने फीचर में डिस्कस किए। अच्छा उसके बाद हमने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ कंपनी। ओनरशिप के आधार पे 3 तरह की कंपनी होते हैं, 1 पर्सन, प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड। सिंगल मेंबर है, सिंगल ओनर, ओपीसी। अगर मेंबर 2 है और मैक्सिमम 200 हो सकते हैं तो प्राइवेट लिमिटेड। अगर मिनिमम मेंबर 7 है और मैक्सिमम अनलिमिटेड हो सकते हैं, पब्लिक को इनवाइट कर सकते हैं, तो हम क्या कहेंगे, पब्लिक लिमिटेड। क्लियर। लायबिलिटी के आधार पर लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, अनलिमिटेड लायबिलिटी। मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड है तो लिमिटेड लायबिलिटी, मेंबर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड है तो अनलिमिटेड। लिमिटेड के अंदर 2 टाइप्स, लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी। अगर मेंबर की लायबिलिटी लिमिट में है, लिमिटेड है, शेयर के द्वारा, किसके द्वारा, जितना शेयर खरीदा उतना पैसा देना, जितना शेयर खरीदा उतना पैसा देना, हम कहते हैं लिमिटेड बाय शेयर्स। एक शेयर की कीमत 10 रुपए, मैंने 10 शेयर खरीदा तो मैक्सिमम कितना दूंगा, 100। सर मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन, एक शेयर 10 का तो 10 शेयर 100 रुपए का, माय मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन टू कंपनी इज 100 रुपीज, सो द लिमिट ऑफ लायबिलिटी इज 100। 100 में से 60 दे दिया बच्चा, 40 बचा, 40 में से 30 दे दिया, 10 बचा, मेरी लिमिटेशन कितनी तक है, 100 तक। सेकंड, लिमिटेड बाय गारंटी। लिमिटेड बाय सर जहां पे एक मेंबर गारंटी देता है कि वो पैसा ऐसे कंट्रीब्यूट करेगा एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी। कंपनी बंद होगा तो हम आपको उस हाल में छोड़ के नहीं जाएंगे, मेंबर कह रहा है हम भी उस समय कुछ कंट्रीब्यूट एडिशनल कंट्रीब्यूशन करें, तो ये भी हमने डिस्कस किया। थर्ड हो गया आपके टाइप्स ऑफ कंपनी, मीनिंग, फीचर, टाइप्स। इसके बाद हमने पढ़ा स्टेजेस टू इनकॉर्पोरेट द कंपनी, डिफरेंट स्टेजेस फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। कंपनी इनकॉर्पोरेट कैसे होती है, तो हमने कुछ स्टेजेस पढ़े। सर सबसे पहले क्या होगा, प्रमोशन, मतलब पर्सन के पास आइडिया आता है, वो रिसर्च करता है, प्रमोशन फेज, उस पर्सन को प्रमोटर्स कहते हैं। अच्छा उसके बाद सेकंड फेज इज इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, रजिस्ट्रेशन। कंपनीज एक्ट में रजिस्ट्रेशन करेंगे, वो एक सर्टिफिकेट देंगे जिसको हम लोग सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कहते हैं, और कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाएगी। फिर थर्ड, जैसे ही इनकॉर्पोरेट होगा, थर्ड इज कैपिटल सब्सक्रिप्शन, और उसी के साथ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस ऑपरेशन। कैपिटल कैसे सब्सक्रिप्शन होगा, कैपिटल कैसे आता है कंपनी में, तो बच्चा कंपनी उनको शेयर्स क्या करेगी, इशू करेगी और उसके बदले में पैसा लेगी। कोई दिक्कत इसमें, तो ये भी पॉइंट हमने डिस्कस किया। ये 4 पॉइंट आपके डिस्कस हो गए। फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया था शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल हमने डिस्कस किया था। शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल कंपनी के कैपिटल को क्या बोलते हैं, शेयर कैपिटल। और शेयर कैपिटल जिस यूनिट में डिवाइडेड है, सीधा 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 शेयर कीजिए तो कंपनी के कैपिटल को क्या बोलते हैं, शेयर कैपिटल। और जिस यूनिट में कैपिटल को डिवाइड किया जाता है, उस यूनिट, उस इकाई को क्या कहते हैं, शेयर्स। कंपनी के कैपिटल को शेयर कैपिटल और यूनिट को क्या नाम देते हैं, शेयर्स। ये सारे पॉइंट्स आपके डिस्कस। अच्छा शेयर में भी हमने क्लासिफिकेशन ऑफ टाइप्स ऑफ शेयर्स पढ़ा था, ध्यान से समझिएगा। हमने जो टाइप्स ऑफ शेयर डिस्कस किया था वो एज पर द कंपनीज एक्ट 2013 डिस्कस किया था कि शेयर 2 तरह के होते हैं, इक्विटी शेयर, और जो शेयर प्रेफरेंस नहीं है इक्विटी कहलाएगा। और प्रेफरेंस शेयर्स कौन होते हैं, जिनके पास 2 प्रेफरेंशियल राइट है ओवर इक्विटी शेयर। कौन कौन से 2 राइट है, पहला डिविडेंड पहले मिलेगा,
इक्विटी से पहले किसको डिविडेंड मिलता है? प्रेफरेंस को। और दूसरा, कंपनी के वाइंड अप के समय भी कैपिटल का रिपेमेंट किसको पहले मिलेगा? प्रेफरेंस। Preferential shareholders have two preferential rights. The first is right to receive dividend, and the second is right to receive repayment of capital on the winding of company. फिर हमने बात किया टाइप्स ऑफ प्रेफरेंसेस ऑन डिफरेंट बेसिस। सुन लीजिए ना, डिफरेंट बेसिस पे हमने प्रेफरेंसेस के टाइप्स डिस्कस किए। सबसे पहला प्रेफरेंसेस डिविडेंड के आधार, अगर आपको डिविडेंड एरियर में प्राप्त करने का राइट है, राइट टू रिसीव डिविडेंड इन एरियर, से पिछले साल का भी डिविडेंड इस साल मिल जाएगा। एक साल का मान लीजिए पिछले साल का डिविडेंड नहीं मिला था, तो इस साल हमें 2 साल का डिविडेंड मिलेगा, पिछले साल का भी मिलेगा और इस साल का। सर ऐसा डिविडेंड, ऐसा प्रेफरेंसेस जिसको क्यूमुलेटिव, जिसको डिविडेंड इन एरियर का राइट है, उसको क्या बोलते हैं? क्यूमुलेटिव। और जिसको ये राइट नहीं है, नॉन क्यूमुलेटिव। फिर सेकंड बेसिस हमने कहा था पार्टिसिपेशन इन सरप्लस प्रॉफिट। अब बताइए, अगर पार्टिसिपेशन होगा, सरप्लस में भी हिस्सा मिलेगा, तो क्या बोलते थे? पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस। और अगर सरप्लस में पार्टिसिपेशन नहीं है, हिस्सा नहीं मिलेगा, तो नॉन पार्टिसिपेशन। कन्वर्टेबल के आधार पे अगर हमने प्रेफरेंसेस इशू किया है, जिसको बाद में हम इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर देंगे, तो क्या बोलेंगे? कन्वर्टेबल। और अगर ऐसा राइट नहीं दिया है कन्वर्ट करने का, तो क्या बोलेंगे? नॉन कन्वर्टेबल। और फिर लास्ट में हमने एक और डिस्कस किया था रिडीमेबल। सर रिडीमेबल वर्ड का मीनिंग रीपेमेंट। रिडीमेबल मतलब रीपेमेंट। तो रीपेमेंट रिडीमेबल के आधार पे दो होंगे, रिडीमेबल प्रेफरेंसेस और नन या इरिडीमेबल भी। क्या बताइए, एक सर्टेन पीरियड के बाद पैसा रिपे करना है, तो रिडीमेबल। और सर वो परपेचुअल है, लाइफ टाइम पैसा देना ही नहीं है, इरिडीमेबल। सर मतलब सिंपल, प्रेफरेंसेस व्हिच कैन बी रिपेड आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, उसको क्या बोलते हैं? रिडीमेबल। और व्हिच कांट बी रिपेड, सर जिसको पैसा वापस करने की जरूरत, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अच्छा, उसको पैसा कब वापस करेंगे? जब कंपनी बंद हो जाए। अब इसमें कुछ एक दो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, मैं फटाफट से इसको बुक से भी बता देता हूं, और फिर हम लोग बुक से बताना जरूरी है क्योंकि एक दो छोटा छोटा एमसीक्यू क्वेश्चन राइज हो रहा है। अभी आपको मैंने एग्जांपल दिया था रिडीमेबल का। अब रिडीमेबल में एक कंडीशन होता है, सुन लीजिए पहले। सर रिडीमेबल में एक कंडीशन है बच्चा कि मैक्सिमम जो लाइफ होता है वो 20 साल होता है। मतलब आपको एनी हाउ अगर आप रिडीमेबल प्रेफरेंसेस दे रहे हैं तो एक सर्टेन पीरियड के बाद वापस कीजिएगा, तो सर मैक्सिमम कितने साल के बाद वापस कर दीजिएगा? 20 साल। मतलब इंडिया में कोई भी ऐसा प्रेफरेंसेस नहीं है जो 20 साल के बाद क्या हो? रिपे हो। सर मैक्सिमम रिडीमेबल प्रेफरेंसेस का लाइफ कितना होगा? 20। आप 10 साल का इशू कर सकते हैं, हाँ। आप 5 साल के बाद पैसा दे सकते हैं, हाँ। लेकिन 25 साल, उसका मैक्सिमम लाइफ कितना हो सकता है? 20 साल। ऐसे छोटे छोटे रूल है, फटाफट बुक ओपन कर दीजिए, देखिए। तो जहां तक अभी तक पढ़े मैं एक बार आपको दिखा देता हूं। अभी बिल्कुल जो पढ़ाया जा रहा है प्रैक्टिकल सही समय पे आएगा, ठीक है? अभी थ्योरेटिकल जो पढ़ाया जा रहा है अच्छे से पढ़िए। हमने ये टॉपिक ओवर कर लिया, मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ कंपनी। ये सारे पॉइंट्स मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए। कंपनी में यूनिट ऑफ कैपिटल इज कॉल्ड शेयर्स। सर जो पर्सन इस शेयर को होल्ड करेंगे क्या कहलाते हैं? शेयर होल्डर्स। दे आर आल्सो नोन एज मेंबर्स। ये सब मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अच्छे, कंपनीज एक्ट 2020। अब मुझसे ये पूछा गया है कि ये सेक्शन 2 और ब्रैकेट में 20 सर क्या लिखा गया है? तो बस एक छोटा सा आपके नॉलेज के लिए बता देता हूँ। कोई भी कानून होता है ना, लॉ एक्ट, तो उसके अंदर बच्चा सेक्शन 1 मतलब नियम नंबर 1 उस कानून का टाइटल बताता है कि कानून का नाम क्या है। जैसे सेक्शन 1 बोलता होगा द नेम ऑफ दिस एक्ट इज कंपनीज एक्ट 2013। सर इट इज एप्लीकेबल टू ऑल ओवर इंडिया, ये बताता है कहाँ लागू हो रहा है, एक्सटेंड क्या है। सेक्शन 2, उस एक्ट का सेक्शन 2 डेफिनेशन बताता है, बहुत सारे वर्ड्स को क्या करता है? डिफाइन करता है। एक्ट का ध्यान से सुन लीजिए, कानून का सेक्शन 2 किसको क्या करता है? वर्ड्स को डिफाइन करता है। जैसे आप सुनो, एक मिनट ध्यान देना। अच्छा, डेफिनेशन कैसे होता होगा? अल्फाबेटिकली होता होगा। ए लेटर वाला डेफिनेशन पहले आएगा, बी वाला, सी वाला, इस तरह से पूरा डेफिनेशन होता है। तो सर मान लीजिए ए से कोई आ रहा है तो हम लोग क्या करते हैं? उसको अरेंज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं जैसे अगर फर्स्ट डेफिनेशन है तो हम लोग सेक्शन 2 लिखेंगे और ब्रैकेट में 1। फिर उसी के बाद ए के बाद सेकंड आ रहा है तो सेक्शन 2 लिखेंगे ब्रैकेट में 2। सर वैसे ही बताइए कंपनी कौन से लेटर से स्टार्ट हो रहा है? सी।
तो सी पक्का बात है, ए बी बहुत सारे वर्ड्स आने के बाद आया होगा। तो सर इसका नंबरिंग कितने पे आया देखिए तो सेक्शन 2 के अंदर, सेक्शन 2 के अंदर कितने पे आया 20, सेक्शन 2 के बाद कितने पे आया 20। तो इसको हम लोग कैसे रीड करते हैं सर, हम लोग बोलते हैं क्लॉज 20 ऑफ सेक्शन 2। क्लॉज 20 ऑफ सेक्शन 2 किसको डिफाइन कर रहा है सर, कंपनी को डिफाइन कर रहा है। क्या डिफाइन कर रहा है, कंपनी क्या होती है, कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो इनकॉर्पोरेटेड है किस एक्ट में, जिसका मतलब कंपनीज एक्ट 2000 और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ से पहले से इंडिया में एक कंपनी चलता था कंपनीज एक्ट 1956, जिसको अब जाके खत्म कर दिया गया है। और अभी कौन सा रूल चल रहा है 2013। ये सारी बातें हो चुकी है, आपको पढ़ लेना है। सेपरेट एंटिटी, आर्टिफिशियल, परपेचुअल एग्जिस्टेंस। अच्छा अब इसमें एक क्वेश्चन आता है, ध्यान से सुनो। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन सुनिएगा, एमसीक्यू बनता है। द एग्जिस्टेंस ऑफ कंपनी, सुन लो सुन लो सुन लो, द एग्जिस्टेंस ऑफ कंपनी इज नॉट अफेक्टेड बाय डेथ, ल्यूनेसी, बैंकरप्सी ऑफ इट्स मेंबर शेयर होल्डर। आइडेंटिफाई द फीचर्स। मैंने क्या बोला, द एग्जिस्टेंस ऑफ कंपनी, कंपनी का एग्जिस्टेंस इज नॉट अफेक्टेड, उनके मेंबर्स पे डिपेंड। ये कौन सा फीचर है, आइडेंटिफाई द फीचर। पहला आपको बोलेगा कॉमन सील, परपेचुअल सक्सेशन, आर्टिफिशियल पर्सन, नन ऑफ दिस। कौन सा फीचर बोलता है कि कंपनी का लाइफ उनके मेंबर पे डिपेंड, सर इसका कौन सा आंसर होगा, परपेचुअल सक्सेशन। जो कहता है कि कंपनी की लाइफ इनडेफिनिट होती है, सर कंपनी की लाइफ फॉरएवर होती है, इनडेफिनिट, उसका मेंबर से कोई रिलेशन नहीं। तो ये ध्यान रखिए, लिमिटेड लायबिलिटी, ट्रांसफरेबिलिटी, ये सब। अच्छा ये बताओ, कंपनी को मैनेज करने वाले पर्सन कौन होते हैं, डायरेक्टर्स। अगर डायरेक्टर्स का ग्रुप हो जिसको क्या बोलते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ये सब वर्ड देख लीजिए, कॉमन सील, ये सब। अच्छा जो डिफरेंस पूछ रहे थे बच्चा, ये आपको मैं होमवर्क में दे रहा हूँ, एक बार रीड कर लेना। कुछ ऐसा नहीं है। पार्टनरशिप किस एक्ट के द्वारा रेगुलेट होता है, पार्टनरशिप एक्ट 1932। हमने किया था प्रोविजंस इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, और मैंने बताया था पार्टनरशिप एक्ट 1930। और कंपनी किस एक्ट के द्वारा रेगुलेट होता है, कंपनीज एक्ट 2013। अभी आप पढ़ना सर, मिनिमम पार्टनर 2 होते हैं, मैक्सिमम 50 होते हैं, पढ़ा हुआ है सर। पब्लिक कंपनी में मिनिमम कितने होते हैं, 7, और मैक्सिमम कितने होते हैं, इनफिनाइट। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मिनिमम 2 और मैक्सिमम कितने होते हैं, 200। ओपीसी कंपनी में कितना होता है, 1 and 1, मिनिमम मैक्सिमम 1। ये सब मैंने आपको डिस्कस करवा दिया था। लायबिलिटी सर, पार्टनरशिप फॉर्म में लायबिलिटी क्या होता है, अनलिमिटेड। पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड, लेकिन सर यहाँ पे क्या होती है, लिमिटेड। तो ये सब एक बार आप चेक करना, ऑडिट, मैनेजमेंट, ये सब देखना। और अगर कोई पॉइंट पे लगे कि नहीं समझ आ रहा है तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। काइंड्स ऑफ कंपनी, मैंने ये भी टॉपिक आपके साथ, कितने तरह के कंपनी है, 3 से, किस आधार पे, ओनरशिप के आधार, ओपीसी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक। अब देखो सारा कुछ मैं थोड़ा हाईलाइट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इससे 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया। अब होता क्या है, बच्चे तो प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल करते रहते हैं, थ्योरी से 1 नंबर, एमसीक्यू में पूछेगा पक्का बात। इतना मैं पहले नहीं दिमाग लगाता था, अभी 1 मार्क्स में केस स्टडी बना के हो सकता है 3-4 क्वेश्चन पूछ लो। देखिए क्या कहता है, ओपीसी क्या होता है, 1% कंपनी मींस अ कंपनी व्हिच हैज ओनली, सर ये तो समझ में आता है, नाम से ही 1%। ये रूल मैंने आपको छोटा छोटा पॉइंट्स में लिखवाया था। सर कौन से पर्सन खोल सकते हैं, नेचुरल पर्सन। क्या होने चाहिए, इंडियन सिटीजन, वो रेसिडेंट होने चाहिए, नागरिक होने चाहिए इंडिया। ये सब मैंने। अच्छा और क्या था, ओपीसी 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 1% कैन फॉर्म ओनली और बिकम, ठीक है। ये इट कांट बी फॉर्म फॉर, बच्चा ये देखो चैरिटेबल से, मतलब ये कहने का क्या बोल रहा है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ अगर मैं कोई मान लीजिए स्कूल खोलना चाहता हूँ या ऑर्फन होम खोलना चाहता हूँ, सर क्या आप कंपनी में खोल सकते हो, द आंसर इज यस। एक बार सुन लीजिए, हाँ नो नो। मैं एक चीज बता रहा हूँ, अच्छा बताओ आप कोई कंपनी में चैरिटेबल पर्पस के लिए स्टार्ट नहीं कर सकते। तो ध्यान रखना, कोई भी चैरिटेबल पर्पस का सर उसको हम कंपनी में इनकॉर्पोरेट, ओपीसी में इनकॉर्पोरेट। अब एक चीज सुनो, एक आपको एक्सेप्शन बता रहा हूँ, एक्सेप्शन मतलब समझिए, मान लीजिए 10 फ्रेंड मिलके हम चाह रहे थे ऑर्फन होम खोलने, और हम लोग चाहते हैं प्राइवेट कंपनी बनाना, ओपीसी बनाना नहीं चाहते। कौन सी कंपनी बनाना चाहते हैं, प्राइवेट। सर प्राइवेट कंपनी बनाना चाह रहे हैं, ऑर्फन होम खोलना चाह रहे हैं, और किस पर्पस के लिए सर, चैरिटी पर्पस के लिए। क्या कंपनी में रजिस्टर्ड कर सकते हैं, द आंसर इज यस।
एक रूल है, बस थोड़ा सर रूल है, रूल नंबर 8 जो कहता है कि अगर आप चैरिटी के लिए खोलना चाहते हो तो कंपनी में क्रिएट कर सकते हो, लेकिन ओपीसी में मतलब एक पर्सन चैरिटी पर्पस के लिए कंपनी में क्रिएट, लेकिन सर प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड में चैरिटी पर्पस के लिए क्रिएट हो सकता है। तो माइंड में बस इतना, इस सब साइड कर दीजिए, माइंड में इतना रखिए कि ओपीसी को हम चैरिटी पर्पस के लिए क्रिएट नहीं कर सकते। सर ये भी एक ध्यान रखिएगा, एक 1% बिजनेस नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी नहीं कैरी कर सकता। अब देखो थोड़ा ये सब डेफिनेशन हाई लेवल है, आपको तो यही नहीं समझ में आएगा ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी होता क्या है। ये सब थोड़ा नॉन बैंकिंग, जैसे आपने कभी सुना होगा कोई म्यूचुअल फंड कंपनी हो, ये सब थोड़ा हाई लेवल में, बस इतना समझ लीजिए कि कोई इन्वेस्टमेंट कंपनी है, बच्चा उस इन्वेस्टमेंट कंपनी के लिए सर हम ओपीसी में क्रिएट नहीं कर सकते। अच्छा ये लिमिटेशन पढ़ो तो, पेड अप शेयर कैपिटल कितना होना चाहिए, इन्होंने कहा है नॉट मोर देन, क्या मैं नॉट मोर देन को ऐसे लिख सकता हूं, अप टू कितना होना चाहिए 50। सर अगर 50 से ज्यादा का कैपिटल आप लगा रहे हो, पूंजी लगा रहे हो, मतलब आप ओपीसी क्रिएट नहीं कर सकते। सेकंड, एवरेज एनुअल टर्नओवर, अच्छा जब भी एवरेज लग जाए तो मतलब सर पास्ट के कुछ सालों के बेसिस पे एवरेज निकाला जाए। मैंने कहा पिछले 3 साल मेरा मान लीजिए 2020 में, 21 में और 2019 में मेरी टर्नओवर हो गई 4 करोड़, 6 करोड़, 2 करोड़, 2 करोड़। तो यहाँ आप 2000, अब मैं अब डिटरमाइन करना चाह रहा हूँ 2022 में मैं क्या ओपीसी स्टार्ट कर सकता हूँ नहीं, तो बताइए ओपीसी तीनों साल का एवरेज पे होगा, सिर्फ 21 के टर्नओवर पे नहीं, एवरेज कितने साल का एवरेज लेना है सर, बताइए एवरेज कितना आएगा, 4 + 6 + 2/3, तो सर कितना आएगा 12/3, एवरेज कितना है 4 करोड़, 4 करोड़ मतलब 2 करोड़ से ज्यादा है, मतलब आप ओपीसी क्रिएट नहीं। अब देखो इतना ज्यादा डेप्थ आपको नहीं है, लेकिन हाँ है क्या, वो वर्डिंग पूछ सकता है। ओपीसी मैक्सिमम कैपिटल कितने रख सकते हैं 50 लाख, कितना उनका टर्नओवर हो सकता है सर 2 करोड़ से ज्यादा होना नहीं चाहिए। ओपीसी में डायरेक्टर कितने हो सकते हैं सर, डायरेक्टर, अच्छा डायरेक्टर अलग है, ओनर अलग, डायरेक्टर एटलीस्ट कितने होने चाहिए, एक, लेकिन ज्यादा से ज्यादा सर मिनिमम एक डायरेक्टर, और मैक्सिमम कितने डायरेक्टर हो सकते हैं 15, मैक्सिमम डायरेक्टर कितने हो सकते हैं 15, डायरेक्टर 15 हो सकते हैं, लेकिन मालिक 15 नहीं, मालिक तो हमेशा ओपीसी में एक ही है। अगर मालिक एक से ज्यादा करना है तो प्राइवेट में चले जाओ या फिर पब्लिक में चले जाओ। ये सब पब्लिक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्या है देख लीजिए, जो अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, सर ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या है, डॉक्यूमेंट है, कंपनी का डॉक्यूमेंट है कंटेनिंग इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन। अब जिन बच्चों ने 11th क्लास में बिजनेस स्टडीज अच्छे से पढ़ा होगा उनको थोड़ा ना थोड़ा याद आ जाता है कि अच्छा सर वहां एमओए ओए मतलब सुने भी होंगे तो याद आ जाता है। मैं सबके लिए बोलता हूँ, कोई भी जूनियर है उनको एडवाइस कीजिए, जब आप कहीं पे भी खाली क्लास अटेंड कर लो, 11th की चीज को याद भी रख लोगे ना तो 12th में काम आता है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है बच्चा, डॉक्यूमेंट जिसमें क्या लिखा होता है, कंपनी के इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस। अच्छा इसमें क्या क्या है, क्या क्या रूल्स रेगुलेशन है, पहला रिस्ट्रिक्ट्स द राइट टू ट्रांसफर इट शेयर, हमने 3 राइट्स पढ़े, कौन कौन सा, कि पहला ट्रांसफर नहीं कर सकता, दूसरा मेंबर कितने हो सकते हैं, सुनते चलिएगा, हाँ मेंबर कितने हो सकते हैं मैक्सिमम 200। अब देखो अगर आप लाइन पढ़े, पता है मैंने लास्ट क्लास में आपको 200 तो पढ़ा दिया, लेकिन इसमें भी एक कहानी क्या पढ़िए तो ये लाइन, एक बार लाइन पढ़िए तो, सर ओपीसी में तो एक होगा, ओपीसी को साइड ही कर दो, प्राइवेट में लिमिट कितना होगा, नंबर ऑफ मेंबर्स 200, लेकिन ये क्या लिख रहा है सर ये वाला। अब जो बच्चा अगर लाइन पढ़ा होता वो मुझसे ये पूछता, जिन्होंने बुक थोड़ा भी रेफर किया होता वो मुझसे ये बात पूछता कि सर ये क्या लिख दिया आपने, तो सिर्फ क्या कहा कि 200 मैक्सिमम, लेकिन ये एक्सक्लूडिंग इट्स प्रेजेंट और पास्ट एम्प्लॉयमेंट है, ये क्या बोलना चाह रहा है बच्चा, समझना एक चीज ध्यान दो तो, मान लीजिए मेरे पास 205, मान लीजिए मेरे पास 195 मेंबर हैं, अभी किस कंपनी में चल रहा है, प्राइवेट लिमिटेड, चल सकता है सर, चल सकता है, नो प्रॉब्लम, मैक्सिमम लिमिट कितना है 200। अच्छा 195 में सुनना, मैंने कहा 5 ऐसे मेंबर है, मेंबर मतलब मालिक है, शेयर होल्डर है, जो कंपनी के एम्प्लॉय भी हैं, ऐसा भी हो सकता है, हाँ अरे कंपनी के एम्प्लॉय ने शेयर खरीद लिए तो बताइए वो मालिक बन सकते कि नहीं, बन सकते हैं। सर कोई रिलायंस कंपनी के एम्प्लॉय ने रिलायंस कंपनी का 100 शेयर खरीद लिया तो वो मालिक भी है। तो ये कहते हैं अगर कोई एम्प्लॉय प्रेजेंट एम्प्लॉय है, मतलब अभी भी एम्प्लॉयमेंट में है, या कोई पास्ट एम्प्लॉय है जो पहले था लेकिन अब छोड़ चुका है,
सर अगर इनके, अच्छा सुन लीजिए, ये भी इनके पास भी शेयर है, ये भी मालिक है, तो इन मेंबर को हम काउंट नहीं करेंगे इस लिमिट के लिए। मतलब अगर मैं काउंटेशन की बात करूं कि 200 के लिए लिमिट कितना है अभी, तो अभी सिर्फ 190 मेंबर। मतलब मैं फिर से रिपीट करूं, मैंने कहा हमारे पास अभी मेंबर कितने, 195। आउट ऑफ 195 5 वो मेंबर है जो कंपनी के। तो जब मैं 200 मेंबर की लिमिट काउंट करूंगा, तो बताइए मैं 195 मेंबर लेके चलूं या 190? 190। मतलब मैं अभी और 10 मेंबर को शेयर इशू कर सकते। सर मतलब आपका कहना है कि 205 भी हो जाए, लेकिन 5 आपके एम्प्लॉय वाले हैं तो उसको लेना नहीं, वो भी शेयर खरीदा है। लेकिन एम्प्लॉइज में क्या होता है देख लीजिए, कुछ एम्प्लॉय, देखिए कितना भी आप शेयर खरीद लीजिए, अगर आप कंपनी के एम्प्लॉय हैं तो आपका कंट्रोलिंग राइट, आपका कंप्लीट अधिकार नहीं होगा, आप दब जाते हैं डिसीजन लेने में। इसीलिए एक्ट में लिख दिया कि भाई हम उनको एज अ, जब आप काउंट करोगे तो उसमें काउंट, रिस्ट्रिक्शन में काउंट नहीं करोगे। तो याद रखिएगा 200 काउंट करना है, लेकिन किसको छोड़ के, एम्प्लॉइज को छोड़ के। किसको छोड़ के? चाहे वो एम्प्लॉइज प्रेजेंट में हो, और वो एम्प्लॉय साथ में क्या होना चाहिए, मेंबर बोलना हो तो साथ में वो मेंबर भी होना चाहिए। याद रहेगा। देखो आपके बुक में भी तो दिया हुआ है ना, ऐसा तो नहीं है मैं आउट ऑफ सिलेबस कुछ बता रहा हूँ, आपको एक बार रीड करना चाहिए। मैंने नोट्स में छोटे छोटे पॉइंट्स लिखवाए थे, मुझे लगा। अच्छा एक और चीज ये पढ़ो तो, when shares are held by 2 or more persons jointly they shall be treated as single member। ये क्या लिख दिया? अगर मान लीजिए राम और मोहन दोनों मिलके कंपनी के 100 शेयर खरीदे, या मान लीजिए 2 शेयर खरीदे, और मैंने एक केस बोला राम अलग एक शेयर खरीद रहा है और मोहन सेपरेटली एक शेयर खरीद रहा है। ठीक है ध्यान दीजिए, हम लोग बात कर रहे थे शेयर पे, कहाँ गया, हाँ यहाँ पे सुन लीजिए। मैंने कहा राम एक शेयर अलग खरीदा है और मोहन एक शेयर अलग खरीदा है। अच्छा इस केस में राम और मोहन अगर मिलके शेयर खरीद रहा है, तो बच्चा मैं इन दोनों को अलग अलग मेंबर काउंट, मैं यहाँ पे सिर्फ कितने मेंबर लूंगा, देयर इज ओनली वन मेंबर, दीज राम एंड मोहन जो ज्वाइंटली खरीद रहे हैं उनको हम एक शेयर होल्डर मानेंगे। कितने शेयर होल्डर? लेकिन अगर राम ने अपना एक शेयर अलग खरीदा, मोहन ने अपना शेयर अपने नाम पे अलग से, क्या ज्वाइंटली भी खरीद सकते हैं? हाँ, मेंबर एक ही होगा, शेयर होल्डर कितने होंगे? मैं नंबर ऑफ शेयर्स की नहीं बात कर रहा, मैं नंबर ऑफ मेंबर्स, ओनर की बात। अगर राम और मोहन 1000 शेयर भी खरीदे, मैं शेयर की बात नहीं कर रहा, हम लोग यहाँ पे शेयर की बात कर रहे हैं ओनर की, ओनर। तो अगर राम और मोहन मिलके शेयर खरीद रहे हैं तो वहां पे मालिक कितने माने जाएंगे? एक। क्या? अच्छा बताओ मुझे जल्दी से बताओ, अगर मैंने कहा 199 मेंबर्स ऑलरेडी हैं, और इसमें मैं कहता हूं कि एक ऐसा शेयर है जिसको ए प्लस बी ने मिलकर खरीदा, एक ऐसा शेयर है जिसको सी प्लस डी ने मिलकर खरीदा। क्लियर है? तो मुझे फटाफट बताओ, दिस इज 199 मेंबर्स जिसमें ए और बी साथ में है, सी और डी साथ में है। तो बताइए अभी रिस्ट्रिक्शन काउंट करने के लिए हमारे पास मेंबर कितने होंगे? सर 199 है, लेकिन देखो ए बी को कितना मेंबर माना जाएगा? एक। सर सी डी को कितना मेंबर माना जाएगा? एक। यानी 199 में इनको एक एक मेंबर माना जाएगा, मतलब अभी मेंबर हैं कितने? 197। मतलब सीधा बात ये है, मतलब इनको 2 काउंट नहीं किया जाएगा, इनको कितना काउंट किया जाएगा? सिर्फ 1 काउंट किया। चलो ऐसे समझ लो, ऐसे समझ लो, 195 मेंबर है, ए प्लस बी ने मिलकर शेयर खरीदा, सी प्लस डी ने मिलकर शेयर खरीदा, तो बताइए मुझे अभी मेंबर कितने होंगे? 197। 199 मत कह दीजिएगा, ये 4 नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ एक मेंबर, मतलब कितने हैं? 2। अगर ज्वाइंटली खरीद रहे हैं तो मालिक कितने माने जाते हैं? 1। कहाँ पे बचा? नहीं मैं माइनस कर रहा हूँ, इसको हटा दीजिए, मैं माइनस कर रहा हूँ प्लस। हाँ अब देखो ये सब कुछ रूल्स है, आपको अगर समझ आ जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं आए तो मैं तो पूरा मेहनत करूंगा समझाने को। सेकंड,
ये चीज हमने पढ़ा था कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कभी भी पब्लिक को इन्विटेशन नहीं दे सकती, याद रखिए सर। पब्लिक का मतलब कौन? इन्वेस्टर। इन्वेस्टर का मतलब अननोन पर्सन। अननोन मतलब मैं नहीं जानता हूं कि आप कौन पर्सन है और आपने कंपनी में इन्वेस्ट, चैरिटी में कन्वर्ट कर दिया तब नहीं, चैरिटी में भी अगर पब्लिक लिमिटेड कंपनी में जा रहे हैं तो कर सकते हैं, लेकिन अगर प्राइवेट लिमिटेड में जा रहे हैं तो बाहर वाले, डिपेंड करता है कि आप चैरिटी में प्राइवेट लिमिटेड खोल रहे हो या फिर पब्लिक लिमिटेड जा रहे हैं। आगे देखिए बच्चे, आगे देखिए पब्लिक कंपनी। अच्छा, एक पब्लिक कंपनी में क्या होता है? इट इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी से इसका मिनिमम पेड अप कैपिटल प्रिस्क्राइब नहीं है। पब्लिक कंपनी, अच्छा ये लाइन आप लिखवा लो, क्लास 12 में तो कोई समझाता भी नहीं, जिसपे मैंने पूरा लास्ट क्लास में इतना दिमाग, सिंपल इसका मतलब है पब्लिक कंपनी क्या कहते हैं? अगर कोई प्राइवेट सब्सिडियरी है, किसका सब्सिडियरी है? सब्सिडियरी ऑफ पब्लिक कंपनी। देखो यहाँ लिखा है विच इज नॉट, जो प्राइवेट कंपनी नहीं है, मतलब अगर पब्लिक कंपनी का कोई सब्सिडियरी कंपनी है और उस सब्सिडियरी का नेचर बच्चा प्राइवेट है तो उसको भी हम पब्लिक मानते हैं। सर क्या बोल दिया? फिर से एक बार समझो। मैंने बोला कोई पब्लिक कंपनी है, रिलायंस कंपनी है मान लो, रिलायंस कंपनी का कोई एक सब्सिडियरी है, सब्सिडियरी याद है जिसमें आपका 50% से ज्यादा का हिस्सा कंट्रोलिंग है, और वो कंपनी प्राइवेट लिमिटेड में रजिस्टर्ड है। किस में रजिस्टर्ड है? तो सर उसको भी हम क्या मानेंगे? पब्लिक लिमिटेड ही मानेंगे। मैंने क्या बोला सुन लीजिए, रिलायंस लिमिटेड ये कौन सी कंपनी है? पब्लिक। तो थोड़ा मोड़ा सीख लोगे, पता नहीं किससे पूछ दे क्या करे, मैं हमेशा कॉशियस रखता हूँ सतर्क। रिलायंस लिमिटेड पब्लिक लिमिटेड कंपनी, मान लीजिए इसने 70% शेयर खरीद रखा है किसमें सर? एबीसी प्राइवेट लिमिटेड। तो बताइए ये एबीसी प्राइवेट लिमिटेड कौन हो जाएगा सर? ये सब्सिडियरी कंपनी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? और ये आपको याद है कौन सा हो जाएगा? होल्डिंग कंपनी, जिसको हम लोग पेरेंट भी कहते हैं। ये बच्चा पेरेंट हो गया और ये चाइल्ड, पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशन। और मैंने आपको कहा कि ये जो प्राइवेट सब्सिडी, अच्छा इसी को मैंने क्या नाम दिया? दिस इज प्राइवेट सब्सिडियरी ऑफ पब्लिक कंपनी। तो जब पब्लिक कंपनी के डेफिनेशन की बात करेंगे तो ये है किसमें रजिस्टर्ड? प्राइवेट में। ये है रजिस्टर्ड प्राइवेट में, लेकिन इसका नेचर क्या माना जाएगा? एक्ट कहता है हम इसका नेचर इसके स्वभाव पे नहीं देखेंगे, हम इसका नेचर इसके पेरेंट के स्वभाव पे देखेंगे। और अगर पेरेंट पब्लिक है तो ये भी कौन होगा? पब्लिक। कभी भी बच्चे के स्वभाव पे मत देखो, उनके पेरेंट के स्वभाव पे देखो। अगर पेरेंट पब्लिक है तो वो बच्चे प्राइवेट होते हुए भी क्या है? पब्लिक। क्या ये बात समझ में आई? हाँ, तब नहीं होगा। 40% से 70% क्यों बोला जाता है समझ लीजिए। अगर 50% से ज्यादा आप किसी कंपनी में लगाते हैं तो कंट्रोलिंग राइट, मतलब एक सीधा बात बोले, जो रिलायंस बोलेगा वही एबीसी लिमिटेड को करना पड़ेगा। अगर कंट्रोलिंग राइट मेरा है, सब सिंपल सा बात है, रिलायंस का कंट्रोलिंग राइट है तो रिलायंस जैसा चाहेगा वैसा काम किसको करना पड़ेगा? एबीसी लिमिटेड। कंट्रोल तभी होता है जब डिसीजन मेकिंग पावर सारा आपके पास है। और रिलायंस लिमिटेड का कंट्रोल किसके पास है? मुकेश अंबानी के पास। क्यों है? क्योंकि बच्चा मान लीजिए उसका 79% शेयर मुकेश अंबानी के पास, और मार्केट में सिर्फ कितना शेयर घूम रहा है? 21। धीरे धीरे ये सब आप सीखेंगे, एक ही बार में तो नहीं होता है। चलिए चलिए यहाँ आगे 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 बढ़ते हैं सर। मुझे प्रैक्टिकल, अच्छा कितने मेंबर हो सकते हैं पब्लिक में? एटलीस्ट 7, और सर मैक्सिमम अनलिमिटेड, नो रिस्ट्रिक्शन। अच्छा ये चीज, एक और चीज मैं बताना चाहूंगा सर। ओपीसी में मैंने डायरेक्टर का बताया था, प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड। कहीं पे भी नोट अगर कुछ हो तो ये सब कर लीजिएगा, नहीं अगर सर डायरेक्टर का लिमिट क्या होता है? इसमें वन मिनिमम 1 हो सकते हैं और मैक्सिमम कितना हो सकता है? 50। सर इसमें प्राइवेट कंपनी में मिनिमम, पहले मैं मिनिमम बात कर, मिनिमम 2 डायरेक्टर हो सकते हैं। मिनिमम कितने? क्या मैं बात कर रहा हूँ? डायरेक्टर, ओनर नहीं, शेयर होल्डर नहीं, डायरेक्टर। सर पब्लिक लिमिटेड में कितने डायरेक्टर मिनिमम हो सकते हैं? 3। ओनर नहीं, डायरेक्टर की बात। सर डायरेक्टर कितने हो सकते हैं? 1, 2 और 3, और मैक्सिमम लिमिट तीनों में कितना है? ये बात किसकी लिमिट की चल रही थी? शेयर होल्डर की लिमिट की या डायरेक्टर के लिमिट? तो देख लीजिए एटलीस्ट 3 डायरेक्टर्स होंगे बट नॉट देन 50। तो आपसे पूछा जा सकता है कि बताओ मैक्सिमम लिमिट ऑफ डायरेक्टर्स कितने हैं? 15, सब में 15। मिनिमम ओपीसी में कितना है? 1, प्राइवेट में कितना है? 2, और इसमें पब्लिक में कितना है? 3। हाँ इसमें डायरेक्टर। चलिए ये सिर्फ हो गया,
ये हो गया हो गया हो गया हो गया। ये फटाफट से देखिए तो लायबिलिटी के आधार पे कितने कंपनी थे, लिमिटेड लायबिलिटी और अनलिमिटेड। अनलिमिटेड लायबिलिटी में दो थे, अनलिमिटेड लायबिलिटी में दो कौन कौन से थे, सॉरी अनलिमिटेड लायबिलिटी, हाँ लिमिटेड में दो थे, लिमिटेड में दो कौन कौन से थे, लिमिटेड बाय शेयर्स और लिमिटेड बाय गारंटी। अब यही तीनों डिफाइन किया, पढ़ लेना एक बार, खुद से पढ़ लेना एक बार, सेम चीज है। अच्छा देखिए तो एक बार ये पढ़िए तो फटाफट से, कंपनी हैव लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर लिमिटेड, कंपनी जिसमें मेंबर की लायबिलिटी लिमिटेड, पता लिमिटेड कंपनी है। सर कहां पे ये लिखा होगा, किस डॉक्यूमेंट में, बच्चा एक और डॉक्यूमेंट होता है जिसको बोलते हैं मेमोरेंडम ऑफ, एक अभी अभी क्या आया था, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, जिसमें कंपनी के इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, जिसमें कंपनी के पावर को डिफाइन किया जाता है। सर पावर का मतलब कंपनी के ऑब्जेक्टिव को बताया जाता है। और अगर आपको याद हो तो इसमें हम 6 बातें करते हैं। सर कंपनी का नाम क्या है, नेम क्लॉज, कंपनी का एड्रेस क्या होगा, ये सब रजिस्ट्रेशन के समय होता है। नेम, एड्रेस, कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, कंपनी का कैपिटल क्या होगा, सुनते चलिए, कंपनी का कैपिटल क्या होगा, ये अभी काम आएगा, अभी प्रैक्टिकल में एक चीज कैपिटल पढ़ाऊंगा वहां काम आएगा। सर कंपनी कितना मैक्सिमम कैपिटल रखेगी, कंपनी का मैक्सिमम लिमिट ऑफ कैपिटल कितना होगा, वो किस डॉक्यूमेंट में लिखा जाता है, एमओए, और किस किस क्लॉज में, कैपिटल क्लॉज। आपके जो 6 पॉइंट इसको हम लोग कहते हैं नेम क्लॉज, एड्रेस क्लॉज, ऑब्जेक्टिव क्लॉज, कैपिटल क्लॉज, एक और लायबिलिटी क्लॉज, क्लॉज मतलब टर्म्स एंड कंडीशन, और एक आपका होता है एसोसिएशन क्लॉज या सब्सक्राइबर क्लॉज, जो उस डॉक्यूमेंट को साइन करेंगे। 1 2 3 4 5 6। और ये जो बातें अभी हम लोग कर रहे हैं ना, लिमिटेड लायबिलिटी अनलिमिटेड, ये कैसे पता चलेगा कि कोई कंपनी लिमिटेड है या अनलिमिटेड, तो बच्चा हम उसका कौन सा डॉक्यूमेंट जाके पढ़ेंगे, एमओए, और एमओए के किस क्लॉज में लिखा मिलेगा, लायबिलिटी क्लॉज। प्राइवेट कंपनी का कोई लिमिटेड कैपिटल नहीं, वो भी कोई प्राइवेट लिमिटेड हो पब्लिक लिमिटेड हो, वो अपने एमओए में लिखती है कि हम इतना मैक्सिमम कैपिटल रेज कर सकते, मतलब एमओए में लिखना पड़ता है। अभी इस पे बात करेंगे, अभी एक आएगा एक क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल। अब ये डिफरेंस, ये थोड़ा सा आपको पढ़ना होगा, ओपीसी, प्राइवेट और पब्लिक, बस एक बार नजर, मतलब रखना नहीं है सर, ओपीसी में 1 2 200, पब्लिक में 7, ये किसकी लिमिटेशन की बात चल रही है, मेंबर्स। डायरेक्टर्स अभी अभी पढ़ा कितना होता है, 1 2 और 3, मैक्सिमम कितने होते हैं, 15 15 15। सर ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, ओपीसी में शेयर का ट्रांसफर नहीं हो सकता, भाई ट्रांसफर ही हो जाएगा तो ओपीसी किस बात का। अच्छा सेकंड, प्राइवेट कंपनी में सर हो सकता है, लेकिन उसके रूल्स कहाँ लिखे गए, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन रिस्ट्रिक्ट करता है, रोकता है, रोकने का मतलब। अच्छा एक बात बताओगे, रिस्ट्रिक्शन और प्रोहिबिशन में क्या डिफरेंस है, हाँ वेरी गुड, एक होता है रोकना कंडीशन लगा के, और एक होता है बैन लगा के। देखिए अब यही चीज, अब जो बच्चा अगर वर्ड्स भी ध्यान दिया होगा, एक वर्ड में आपके प्राइवेट लिमिटेड में 3 कंडीशन था, आपके एक कंडीशन में रिस्ट्रिक्शन लिखा हुआ था, एक कंडीशन में प्रोहिबिशन लिखा हुआ। प्रोहिबिशन का मतलब कोई कंडीशन नहीं होता, बैन, और रिस्ट्रिक्शन का मतलब होता है कंडीशंस, सब्जेक्ट टू सम कंडीशंस। समझ में आ रहा है ये रिस्ट्रिक्शंस और कंडीशन ये सब। तो यहाँ पे अच्छा, पब्लिक कंपनी में शेयर्स को ट्रांसफर कर सकते कि नहीं, मतलब एक पर्सन दूसरे को शेयर ट्रांसफर बेच सकता है आसानी से, स्टॉक मार्केट पे खरीद बिक्री होता है। अब ये सब देखना। अच्छा प्रोस्पेक्टस, दिस इज अनदर डॉक्यूमेंट, मैं एक बार ये सब बता दे रहा हूँ फिर आगे से, मतलब 3 डॉक्यूमेंट आपने बताया, पहला एओए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, दूसरा एमओए, और तीसरा कौन बताने जा रहा है, प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस क्या होता है, जिसमें कंपनी के बारे में डिटेल्स होता है, और कंपनी बताती है कि हम जो कैपिटल रेज कर रहे हैं वो किस पर्पस के लिए यूटिलाइज करेगा। सुन लीजिए, जब आप भी बड़े बिजनेसमैन बन जाइएगा, आप भी अपना कंपनी खोलिएगा, पब्लिक में जाइएगा, तो वहां पे पब्लिक को आपको अपनी कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा। बताइए कोई भी पर्सन आपके कंपनी में कैसे इन्वेस्ट कर देगा, उसको पता होगा तब, और वो इंफॉर्मेशन कैसे पता चलेगा, आप उसको अपना प्रोस्पेक्टस, किसी कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले सबसे पहले आपको उसके कॉलेज का क्या खरीदना पड़ेगा, प्रोस्पेक्टस, पूरा डिटेल होता है। वैसे ही सर, अच्छा बताओ प्रोस्पेक्टस किसको जरूरत होगा, ओपीसी में, अरे अकेला मैं खोलने वाला, मुझे अपनी इंफॉर्मेशन के बारे में क्या नॉलेज, मैं ही ओपन करने वाला, तो मैं ही इन्वेस्टर हूँ, वहां पे कोई आउटसाइडर इन्वेस्टर नहीं है। अच्छा सर प्राइवेट लिमिटेड में सिर्फ 2 फ्रेंड मिलके खोल रहे हैं, 10 फ्रेंड मिलके, अगर आपको कंपनी के बारे में पता है ऑलरेडी, तो किस बात का क्यों बताना है इन्फॉर्मेशन। लेकिन पब्लिक लिमिटेड, अब मैं सपोज कर लीजिए आईटीसी कंपनी ने कहा, या कुछ दिन पहले आपको पता है जोमेटो कंपनी
स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट, अब ये सब चीज बताना नहीं चाहिए, शेयर बाजार में रजिस्टर्ड हो गई, मान लीजिए उनके भी शेयर खरीद बिक्री हो। अब मान लीजिए जोमेटो कंपनी पब्लिक लिमिटेड बन गई और वो पब्लिक से फंड रेज करने जा रही है, वो कह रही है कि हम शेयर इशू करने वाले, तो बताओ क्या कोई भी इन्वेस्टर ऐसे ही पैसा इन्वेस्ट कर देगा या इन्फॉर्मेशन पढ़ेगा? और वो इन्फॉर्मेशन पूरा किसमें दिया जाएगा? प्रोस्पेक्टस में दिया जाएगा। मतलब कोई भी पब्लिक लिमिटेड कंपनी जब भी शेयर मार्केट में इशू करने जाएगी, कैपिटल फंड रेज करने जाएगी, तो वो साथ में कौन सा डॉक्यूमेंट देगी? प्रोस्पेक्टस। और प्रोस्पेक्टस देख लीजिए क्या है, मस्ट बी इशूड टू द इनवाइट पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर शेयर्स। अगर प्रोस्पेक्टस नहीं दे रहे हैं तो उसकी जगह पे क्या दिया जाता है? ये पढ़िए तो, स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। ये क्या होता है? सर मान लीजिए कभी अगर कंपनी के पास समय नहीं है, कुछ कारण से प्रोस्पेक्टस नहीं बन पाया, तो उसी के जगह पे एक अल्टरनेटिव डॉक्यूमेंट है जिसका नाम है स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ। इन ल्यू ऑफ मतलब के बदले, इन ल्यू ऑफ मतलब क्या होता है? इंस्टीड कह सकते हैं, के बदले। किसके बदले? फटाफट से सुनते चलो, प्रोस्पेक्टस के बदले आप क्या दे दो? स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस, तो भी काम चल जाएगा। सब्सक्रिप्शन, अच्छा बताइए, शेयर्स पब्लिक को ओपीसी में इशू कर सकते हैं या नहीं? नहीं कर सकते। प्राइवेट में भी पब्लिक को, लेकिन पब्लिक लिमिटेड में कर सकते हैं। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, सर यहाँ पे देख लीजिए, स्पेशल आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन आने से ओपीसी का अपना होना चाहिए, सर प्राइवेट लिमिटेड का अपना आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होना चाहिए, लेकिन ये ध्यान से समझिए, पब्लिक लिमिटेड कंपनी के पास अगर अपना ओन एओए नहीं है, अपना एओए तो चलेगा, लेकिन हाँ उनको फिर कंपनी के एक रूल है जिसको कहते हैं टेबल एफ। सर टेबल एफ में भी कंपनी ने क्या, कंपनीज एक्ट में क्या दे रखा है? एओए। अगर आपके पास अपना एओए नहीं है तो जो कंपनीज एक्ट में एओए दे रखा है आप उसको फॉलो चुपचाप करिए। अगर अपना पार्टनरशिप डीड नहीं है तो कहाँ का रूल अप्लाई करते हैं? अपना पार्टनरशिप डीड नहीं है तो कहाँ का? पार्टनरशिप एक्ट का। सर अपना एओए नहीं है तो कहाँ का रूल चुपचाप फॉलो कर लो? कंपनीज एक्ट का। और वो रूल कहाँ लिखा हुआ है? टेबल। ये नंबर ऑफ डायरेक्टर्स पढ़ लेना, ये सब पढ़ लेना। सर एक बार टेबल एफ भी दिखा दो, जब इतना मेहनत कर ही रहे हो, सिर्फ एक आइडिया दे दो। देखो सीखने को तो बहुत कुछ है, लेकिन लिमिटेशन ये है कि मुझे अकाउंटिंग सिखाना है। एक मिनट रुक जाइए, दिखा दे रहा हूँ। चलिए एक बार देखिए तो यहाँ पे मैंने कुछ चीज ओपन किया है बस आपके समझाने के लिए, बस इतना ध्यान रखो, ये पूरा कंपनीज एक्ट है। सर एक्ट में चैप्टर होता है, जो नियम होते हैं वो चैप्टर के हिसाब से होते हैं। चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, ऐसे करके पूरे चैप्टर्स होते हैं। अच्छा चैप्टर के अंदर क्या होता है? जो नियम होता है वो सीक्वेंस में बच्चा सेक्शन कहलाता है। सेक्शन 1, सेक्शन 2, फिर सेक्शन 3, सेक्शन 4। अच्छा अभी मुझसे पूछा गया था सर 220 का लॉजिक क्या है? अब भाई लॉजिक तो बस इतना है